हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज है हमारा पॉलिटी का 4th लेक्चर और यही हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, अब छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, जस्ट आपको वो चीज़ें रिमाइंड रखनी है और आपकी पॉलिटी ख़त्म। ये चारों वीडियो आप दोबारा से देखोगे, नोट्स अच्छे से पढ़ोगे और फिर PYQ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करा है। इसमें एश्योरेंस है आपको कि आपके लगभग हर एक क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, अपना तो अगला चैप्टर है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें जो हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस में क्या डिफरेंस है सेंटर स्टेट में। अब नॉर्मल सी ये बात है कि पार्लियामेंट की जो पावर होती है ऑल ओवर कंट्री होती है, लेकिन स्टेट की पावर क्या है, उस स्टेट के अंदर ही होगी। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं आप कि इस पार्लियामेंट की पावर क्या कि इंडिया तो है ही है, लेकिन वो बाहर भी अपनी, जैसे अगर उसका कोई एरिया है देश के बाहर भी, अम्बेसी वगैरह होगी अलग अलग कंट्रीज़ में, वहाँ पर भी। ठीक है, और स्टेट की अपने स्टेट में ही जो आगे कानून बनाने की, जो पार्लियामेंट है यूनियन लिस्ट पे कानून बना सकता है। ठीक, और स्टेट जो है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाएगा। कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं, ये याद रखना। अगर कंकरेंट लिस्ट में अगर मान लो स्टेट सेंटर दोनों बना दे तो माना किसका जाएगा, सेंटर का माना जाएगा। ठीक है, लेकिन एक केस ऐसा होता है कि अगर स्टेट वाले कानून को प्रेसिडेंट अप्रूव कर दे तो स्टेट वाला माना जाएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में किसका माना जाएगा, सेंटर का। ठीक है, उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है जब इमरजेंसी का टाइम हो। ठीक है, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे, ये अलग अलग आर्टिकल्स दे रखे हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो उसको फुलफिल करना हो, या कोई स्टेट खुद से रिक्वेस्ट कर दे कि आप हमारे लिए कानून बना दो। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल में ये टाइप की चीज़ें। अब ग्रुप डी में आपको क्या याद रखना है, एक तो ये लाइन की कौन किस लिस्ट पे कानून बनाता है और किसका प्रिवेल करेगा, बहुत आसान सी चीज़ है, ये याद रखोगे। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन में इसमें क्या है, जो टैक्सिंग पावर है पार्लियामेंट और स्टेट की अपनी अपनी लिस्ट पे होती है, और जो रेसिड्यूरी लिस्ट होती है उस पर कानून और टैक्स की पावर किसकी रहेगी, सेंटर की रहेगी, यूनियन की रहेगी। ठीक है, 101 अमेंडमेंट से अपना GST आ गई थी कंकरेंट में। ठीक है, उसके बाद हाँ, बोरिंग करनी है मान लो, अगर सेंटर कहीं से भी कर सकता है, ये विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, लेकिन स्टेट जो है वो विद इन इंडिया कर सकता है। और एंड इफ़ ए प्रायर सेंट्रल लोन इज आउटस्टैंडिंग, हाँ अगर उसको बाहर से करनी है तो सेंटर की परमिशन लगेगी। ठीक है, अब कुछ स्पेशल कमीशन थे सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग। एक है सरकारिया कमीशन, डेट याद रखनी, 1983 में आया था। इसी ने रिकमेंड किया था कि इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल का जो हेड होता है वो होता है अपना प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये क्या करता है, हाँ, और इसने बात करी थी कि स्ट्रेंथन करो ऑल इंडिया सर्विसेज को, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी से अलग होना चाहिए, अपॉलिटिकल होना चाहिए वो, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अपना पंछी कमीशन, ये 2007-10 में आया था। ठीक है, इसने क्या कर दिया था, फिक्स बोला था कि गवर्नर का जो टेन्योर है वो 5 साल फिक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं, रिवर से लेके हो गया या फिर कुछ और चीज़ें। ठीक है, 263 में इंटर स्टेट काउंसिल बनी, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन में हमने बात कर ली थी, PM चेयरमैन। और स्टेट और जो यूटी हुई उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, और जो इसके डिसीजन होते हैं वो रिकमेंडरी होते हैं। ठीक है, जोनल काउंसिल ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर बनी थी। 5 जोन में डिवाइड अपना इंडिया। ठीक है, और एक है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसमें 8 मेंबर स्टेट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एमरजेंसी प्रोविजंस। 3 टाइप की एमरजेंसी है, सबको पता है। नेशनल एमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल 356 और 65, और फाइनेंशियल एमरजेंसी 360। एक ये आर्टिकल याद रखोगे। दूसरी चीज़ क्या है, नेशनल एमरजेंसी कब कब लग सकती है, एक तो वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म्ड रिबेलियन हो। आर्म रिबेलियन को पहले क्या बोलते थे हम, इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया था कब, 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, नेशनल एमरजेंसी अब कितनी बार लगी है, 3 बार लगी है। चाइना के साथ वॉर हुआ, पाकिस्तान के वॉर हुआ, और एक इंदिरा गांधी ने लगाई थी। ठीक है, अप्रूवल कैसे होती है, दोनों हाउस को 1 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, 6 महीने के लिए वैलिड रहती है, और इसको कितनी भी बार हम रिन्यू कर सकते हैं, हर 6 महीने बाद। ठीक है, इफेक्ट क्या रहेगा इसका, इसमें क्या रहेगा, लोकसभा और असेंबली की जो टर्म है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड करी जा सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर सबऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर के, सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि स्टेट में सरकार चलती रहेगी, लेकिन किसके कहने से काम करेगी, वो सेंटर के। और सेंटर जो है स्टेट मैटर पे इसके टाइम में कानून बना सकते हैं, अपने ऊपर भी पड़ा था। ठीक है, आर्टिकल 358 क्या कहता है कि आर्टिकल 19 के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे
जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन पे, ठीक है। और आर्टिकल 359 क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है आपका अधिकार कोर्ट में जाने का इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे इमरजेंसी चल रही है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स वोलेट हों और प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि आपको कोर्ट नहीं जाना, अब इमरजेंसी खत्म होगी तो आप अपनी रिट लेके जा सकते हो, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिबेलियन से चेंज कर दिया था। सॉरी आपने ऊपर 42 पढ़ा था, लेकिन वो 42 में 44 में है, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिबेलियन से चेंज कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन रहेगी वो मैंडेटरी रहेगी अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा। तो ऐसा नहीं कि जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे फ़ोन पे अपना वो लग गई थी, ठीक है। जो अप्रूवल विंडो है वो 1 मंथ की रहेगी कि उसमें आप ये मतलब जो रिकमेंडेशन है वो करोगे। प्रेसिडेंट रूल 356 में है, अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना बंद कर दे या फिर जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन ना हो तब होगी, ठीक है, या फिर सेंटर की जो डायरेक्शन है उसके अनुसार वो काम ना करे। इसको 2 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, ये भी 6 महीने के लिए वैलिड रहती है, ठीक है। और इसको हम 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं हर 6 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद एस अर्बोमाई केस 1994 याद रखोगे। इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए भी ओपन है, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल कर सकती है कि ये इमरजेंसी ठीक लगी है या गलत लगी है। 360 में अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, इसको भी 2 महीने के अंदर अप्रूव करना है सिंपल मेजोरिटी के साथ। एक बार जब अप्रूव हो जाए तो ये भी अनलिमिटेड चलेगी जब तक इसको रोका ना जाए। आज तक अपने यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रखी हैं, इनके आपको आर्टिकल देखने हैं, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, जो सेंटर वाली है लगभग को प्रेसिडेंट करेगा। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट, यूपीएससी प्रेसिडेंट। अब स्टेट पब्लिक सर्विस जैसे एचपीएससी है, इसके चेयरमैन को गवर्नर, ये स्टेट का आ गया ना। फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट हर 5 साल बाद, ठीक है। कैग प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट। अब एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है तो गवर्नर। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट, शेड्यूल ट्राइब प्रेसिडेंट, बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट। स्पेशल ऑफिसर ऑन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ प्रेसिडेंट। ये इनके आर्टिकल तो आपको ये तो याद रखनी है, ठीक है। फिर इनका टेन्योर याद रखोगे, लगभग का देखो 665 मिलेगा जो सेंटर वाले हैं, 665 एसपीएससी आएगा 665, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में आता है, क्या 665। अटॉर्नी और एडवोकेट ये प्लेजर के लिए काम करेंगे, जैसे जब तक प्रेसिडेंट का मन है और जब तक गवर्नर का मन है। एनसीएससी जो कमीशन है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास 3-3 साल, और ठीक है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की कोई फिक्स टर्म नहीं है। ये सिंपल चीज़, बहुत ईजी टेबल है ये, आपने अगर एक बार देख ली तो ताउमर इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। शांति से धीरे धीरे करके पढ़ना इसको। अपना नेक्स्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि जो स्टेट्यूटरी होती है या एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जैसे नीति आयोग। इससे पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना था, 1950 में। हेड कौन होता है, पीएम। नीति आयोग का भी हेड कौन है, पीएम। और ये नीति आयोग कब आ गया था, 2014 में, ठीक है। पीएम चेयरमैन वाइस चेयरमैन ही होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थिंक टैंक होता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म आप कमेंट में बताओगे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये स्टेट्यूटरी है, 1993 डेट याद रखोगे। प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन होता है, फॉर्मर सीजीआई, ठीक है। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये स्टेट्यूटरी है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन स्टेट्यूटरी है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। हाँ, एक चीज़ याद रखोगे, इसकी अमेंडमेंट आई थी। अब जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है ये आरटीआई एक्ट के अंडर तब बने थे 2005 में। अब जो भी इनकी सैलरी या फिर जो वर्किंग कंडीशंस है वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। डेट जरूरी है इनकी, लोकपाल स्टेट्यूटरी है, 2013 अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आया था। लोकायुक्त गवर्नर अपॉइंट करेगा। सेबी स्टेट्यूटरी 92 सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई 34 1934 में बनी थी, और यूजीसी 1956, ठीक है। ये हो गया अपना खत्म। अब लास्ट चैप्टर है अपना इसमें पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। जो गांधी का भी आइडिया था पंचायत से लेकर डिसेंट्रलाइजेशन से लेकर, 73rd अमेंडमेंट 1992 से आई थी। इसके रिगार्डिंग कुछ कमेटियाँ थी। सबसे पहले बलवंत राय। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, बैग लेकर ट्यूशन गए, ठीक है। बी से बैग लेकर ट्यूशन गए, बैग से बलवंत राय, ए से अशोक मेहता, जी से जीवी के राय, एल से LM सिंघवी, टी से थंगन और जी से गाडगिल।
ठीक है, बलवंत राय ने क्या रिकमेंड करा था कि पंचायत 3 टियर होनी चाहिए। इस बेस पे सबसे पहले जो पंचायत बनी थी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नागौर में बनी थी 1959। इसके बाद आंध्रा में बनी थी, अशोक मेहता ने 2 टियर की बात करी। ये हम बात कर रहे हैं जो इतनी डिटेल में कर रहे हैं ग्रुप सी या फिर आगे HCS लेवल के एग्जाम तक भी, मतलब ये डिटेल्स पूछी जाती हैं। आप 2019 का देखोगे, 21 का देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस HCS में थे। GV राव ने बोला था, ठीक है। जो जिला परिषद है वो सेंट्रल यूनिट होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की। LM सिंघवी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात करी। थंग ने 3 टियर की बात करी, 5 साल का टेन्योर की बात करी, और वुमेन और ST को रिजर्वेशन देने की बात करी। गाडगिल ने क्या कहा कि 3 टियर होनी चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन रिजर्वेशन, और यही बेसिस था, गाडगिल के बेस पे ही अपनी अमेंडमेंट आई थी। ठीक है, 1 सेकंड देना भाई। हेलो, नहीं तुम ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट अपना 73 अमेंडमेंट में अब चीज़ें क्या थी। इसमें पार्ट 9 ऐड करा गया और 243 से 243 ओ तक सब्जेक्ट ऐड करे गए। 11 शेड्यूल है, 29 आइटम है, इसमें 3 टियर रहेगी। विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ठीक है, ग्राम सभा में ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स। ग्राम सभा में ये नहीं कि ग्राम सभा पंचायत को इलेक्ट करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितने भी वोटर हो गए ना एलिजिबल, यानी कि 18 साल से बड़े जितने भी आदमी हो गए गाँव में, वो ग्राम सभा है। अब उस ग्राम सभा ने ग्राम पंचायत इलेक्ट करी है। ठीक है, SC ST को 1/3 रिजर्वेशन देना है, वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन देना है, 5 साल ड्यूरेशन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल याद रखना है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, इनमें फाइनेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये याद रखना है। पेस एक्ट, ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है म्यूनसिपैलिटी। ये 74 अमेंडमेंट 1992 में आई। 9A ऐड करा गया, 243P से 243 ZG और 52 शेड्यूल इसमें ऐड करा गया। इसमें क्या है, नगर पंचायत जो ट्रांजिशनल फेज है उसमें, म्यूनसिपल काउंसिल स्मॉल अर्बन एरिया में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़े एरिया में। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इस आर्टिकल 243 ZG ये याद रखो, ZD याद रखोगे, और MPC मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इसका आर्टिकल याद रखोगे 243 ZE। ठीक है, ये मैंडेटरी होती है जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। और लास्ट अपना शेड्यूल और ट्राइब एरियाज, आर्टिकल 244(1)(5) शेड्यूल क्या कहते हैं कि ऑल शेड्यूल एरिया किसको छोड़ के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ पर आपको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी है। ठीक है, और इसमें 20 मेंबर रहेंगे और 3/4 जो होंगे वो स्टेट शेड्यूल ट्राइब के MLA होंगे। और जो ये 4 बचे हैं ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आ जाएंगे अपने 6th शेड्यूल में। ठीक है, अपना पॉलिटी खत्म होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी SIR चल रही है, इलेक्शन कमीशन करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर आता है, ये हमने देखा था। हाउस टू हाउस जो इलेक्टोरल रोल को वेरिफिकेशन की ये प्रक्रिया होती है। 130 अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें क्या था कि प्रोवाइड्स फॉर रिमूवल ऑफ सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर्स, कि उन मिनिस्टर को रिमूव करना जिन पर कोई ऑफेंस है, कि जो 5 साल से ज़्यादा की जेल हो सकती है। जो अरविंद केजरीवाल वाला जो मैटर हुआ था ना, वो CM था तो वो रिजाइन नहीं दे रहा था, तब के आसपास आया था ये। ठीक है, 97 अमेंडमेंट याद रखोगे। इसमें क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी आई थी, इंपॉर्टेंट है। पार्ट 9B ऐड करा गया था, DPSP के अंडर आता है। ये 43B बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। CAPF 7 फोर्सेज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती हैं। असम राइफल होती है जो ऑपरेशनल कंट्रोल उसका डिफेंस मिनिस्ट्री के पास होता है, लेकिन आती किसके अंदर है, वो होम अफेयर के अंडर। ठीक है, लगभग आपका काम कंप्लीट, पॉलिटी अपनी ख़त्म हुई। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रही हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, इंस्टाग्राम ओपन है और टेलीग्राम का लिंक भी आपके पास है। आप हर जगह पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव है तो बहुत बहुत वेलकम है वो भी। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और लगे रहिए अपनी तैयारी में, और हम भी कोशिश